नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर विषय के बारे में। कंप्यूटर से हमारे पटवार एग्जाम में कितने क्वेश्चन बनेंगे वो तो आप सबको पता है कि 15 क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर का ये जो रैपिड रिवीजन अपन करने वाले हैं ना, अगर आज से पहले आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि मेरे 15 में से काफ़ी क्वेश्चन जो है सही हो जाए, तो आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहना है आपको, और सहयोग दिखाने के लिए आपको इस वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा ताकि मुझे भी लगे कि आप सभी सहयोग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बात करेंगे। वैसे मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ें बता दूं कि आज अपन इसमें क्या क्या बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ये बेसिक सी जानकारी है। अगर यही अपन अब बात करेंगे तो फिर तो है जो अपना टाइम वेस्ट होगा। कंप्यूटर का उपयोग तो सबको पता है। दोस्तों, अपन कंप्यूटर का भाग पढ़ेंगे, कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ेंगे आज अभी, है ना, और कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी पढ़ेंगे। और जैसे कि प्रोसेसिंग हो गया, और अपन बात करें तो दोस्तों मेमोरी कार्ड मेमोरी हो गया, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी वगैरह हो गया, और भी बहुत सारी जो कंप्यूटर सिस्टम, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब अपन बात करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास के अंत तक जुड़े रहना है। आपको जो ये मैं नोट्स से पढ़ूंगा ना, जो थ्योरी के नोट्स होंगे, और ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे इसकी जानकारी मैं अंत में दूंगा, तो आपको बने रहना है। और नोट्स से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और मैं बता दूं, आप अगर नोट्स बनाना चाहो तो भी बना सकते हैं, और मैं अपनी सरल भाषा में आपको समझाता भी चलूँगा। चलिए दोस्तों, वैसे आप सभी परिचित हैं कि कंप्यूटर है क्या, है ना। इन चीज़ से तो आप वैसे परिचित ही हैं। कंप्यूटर की परिभाषा की बात करें, कंप्यूटर एक विद्युत चलित यंत्र, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध की हुई जानकारी को निर्देशानुसार प्रसंस्करण करता है, मतलब प्रोसेस करता है। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो यूजर द्वारा जो उपलब्ध की हुई जो जानकारी होती है, जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा होता है, उसको मतलब प्रोसेस करता है, ठीक है। तो दोस्तों, अब मतलब सीधी सीधी सरल भाषा में अपन बात करें कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट करता है, बस इनपुट करता है, संग्रहित भी करता है, और उसका फिर आवश्यकता अनुसार या फिर अपने हिसाब से जो अपन कौन हो गए, यूजर हो गए, अपने जो कार्य किया उसका परिणाम देता है कंप्यूटर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आता है कि कंप्यूटर एक अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कौन से शब्द से? कंप्यूट शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। दोस्तों, गणक यंत्र भी कह सकते हैं और इसे संगणक भी कहते हैं। तो आपको कहीं कहीं पे लिखा मिला होगा कि कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या है। तो दोस्तों, आपको संगणक भी ऑप्शन दे दिया होगा, गणक यंत्र भी दे सकते हैं, गणना करना भी दे सकते हैं। तो इन तीनों में से जो भी आए आपको वो टिक करना होगा, ठीक है। चलिए, अब आता है कि वर्तमान में इसका उपयोग अनेक कार्यों में किया जाता है। वैसे आप सब जानते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्तों। सरकारी विभागों में किया जाता है, निजी क्षेत्र के विभागों में किया जाता है। मतलब सीधी सीधी बात करें, जैसे पुस्तकों का, मोटे तौर से पुस्तकों का मुद्रण हो गया, रेलवे विभाग वगैरह है, जैसे मौसम विभाग है, सरकारी विभाग वगैरह है, एवं सभी निजी विभागों में इसका उपयोग असीमित है। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है कि भाई कंप्यूटर सीमित है और इससे ज़्यादा लगा नहीं सकते, या फिर कंप्यूटर इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो असीमित है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब अपन बात करते हैं कि भाई कंप्यूटर का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का वर्गीकरण मोटे मोटे तौर पे जो है ना 3 प्रकार से किया जाता है। अब आप कहेंगे सर वो कैसे 3, हमने तो 4 पढ़ा। आपने 4 पढ़ा, लेकिन मैं आपको 4 भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के अपने जो 3 प्रकार है, एक तो है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, एक है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। लेकिन हम जो सिंपल बात करेंगे वो करेंगे डिजिटल कंप्यूटर पर। किस कंप्यूटर पर? डिजिटल। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मुख्य डिजिटल कंप्यूटर कितने? 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से देखिए, एक तो है अपना माइक्रो कंप्यूटर,
एक है अपना मिनी कंप्यूटर, एक है अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर और एक है सुपर कंप्यूटर। इन सभी की विशेषताएं अपन पढ़ेंगे, इसमें किसकी खोज हुई है ना, नया क्या मतलब परिवर्तन हुआ है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे मतलब समय का बदलाव हुआ, जैसे जैसे तकनीकी का समय आया, ठीक है, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी उससे भी हाई क्वालिटी की चीज़ें ऐड होती गई, है ना। चलिए, तो अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की। जो सुपर कंप्यूटर सबसे लास्ट में दे रखा है, हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे। सुपर कंप्यूटर सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। हालांकि ये जो कंप्यूटर था ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में रखा जाता था, ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है दोस्तों ये, ठीक है। और ये बड़ी खोज जैसे वैज्ञानिक उपयोग के लिए, मैं आपसे बात करूं जैसे अंतरिक्ष के लिए, है ना, जैसे ना ये बड़ी खोज के लिए भी काम में ली जाती है, इस कंप्यूटर को लिया जाता था, और वैज्ञानिक उपयोग के लिए भी। मतलब ये बड़े आकार में भी था, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दूँ, बड़े आकार में भी हुआ करता था ये कंप्यूटर, ठीक है। सबसे शक्तिशाली भी था। मौसम विभाग की भविष्यवाणी वगैरह, जैसे मौसम विभाग की भविष्यवाणी की मौसम कब आने वाला है, या फिर कितना कहाँ पर हुआ उसकी, जैसे भूकंप वगैरह होती है, भूकंप की तीव्रता वगैरह मापना, उसका बल वगैरह मापना, तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था। और संचार, जैसे विभिन्न व्यक्तियों और मतलब जैसे उपकरण के बीच संवाद, या फिर विभिन्न व्यक्तियों के बीच में जो संवाद संचार जो होता है, ये भी सबसे पहले इसी से शुरू हुआ था। वैसे ये कंप्यूटर दोस्तों जो है ना, ये सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या रखा था, CDC 6600, ये इसका सबसे पहला नाम रखा गया था सुपर कंप्यूटर का। ध्यान रहे दोस्तों, CDC ये कब बना था, 1967 में सबसे पहले बनाया था। अब ये 1967 जो है ना, ये देखिए, अब कंप्यूटर को अपन पीढ़ियों में भी वर्गीकृत करते हैं। किसमें? पीढ़ियों में, मतलब कंप्यूटर की भी जनरेशन होती है। तो आज तक कुल कंप्यूटर की 4 जनरेशन हुई है। तो ये 1967 कौन सी जनरेशन में आएगा वो भी अपन बात करेंगे। बस बने रहिएगा, आपको लास्ट तक बने रहना है। ऐसे नोट्स दोस्तों जो अपन वही पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। दूसरा कंप्यूटर आएगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर हुआ था ना, ये काफ़ी महंगे कंप्यूटर हुए थे। सरकारी संस्थाओं व बड़ी व्यावसायिक फर्म के लिए ये काम में लिए जाते थे उस समय। जैसे कि सरकारी संस्थाएं हो गई, जो भी सरकारी संस्थाएं होती है, बड़े व्यावसायिक या फिर मतलब व्यापारिक जो फर्म बनी होती है, उसमें इसका कार्य किया जाता है। जैसे कि छोटे तौर पर आप देख सकते हैं कि व्यावसायिक बैंक है, शिक्षण संस्थान है, इंश्योरेंस कंपनियाँ वगैरह, ये मतलब क्यों रखती थी, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर था जिसमें काफ़ी अच्छे और बेहतर तरीके से डेटा को स्टोर किया जा सकता था, मतलब संग्रहित करके रखा जा सकता था। इसीलिए व्यावसायिक बैंक वगैरह है, इंश्योरेंस कंपनियां वगैरह, ये इसका प्रयोग किया करती है। चलिए दोस्तों, जो पॉपुलर कंप्यूटर है ये आप देख सकते हैं, इसके मेन फ्रेम के जो पॉपुलर कंप्यूटर है, ठीक है, याद रखना, हितैची Z800 और ये VME है ना, ये दोनों आप याद रखेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये। चलिए आगे आते हैं अपन मिनी कंप्यूटर पर। और ये तीसरा कंप्यूटर, अपने पहले बात करी सुपर कंप्यूटर की बात करी, उसके बाद अपने मेन फ्रेम की बात करी, और अब अपन बात करेंगे मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। ये छोटे व्यापार में उपयोगी होता है। मतलब ये जो है ना, ये कंप्यूटर जो सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, वो शक्तिशाली, दोनों शक्तिशाली है, ठीक है। तो उसकी तरह ये इतना शक्तिशाली नहीं है, हालांकि 3 नंबर पे ये जरूर आता है। तो मुख्य नाम जो है इसका, इस कंप्यूटर का जो मुख्य है ना, जैसे मुख्य नाम, मेरे कहने का मतलब पॉपुलर, इसके जो मिनी कंप्यूटर जो पॉपुलर है ना, K202। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा सा पूछ सकते हैं कि भाई मिनी कंप्यूटर, या फिर आपसे पूछ ले K202 जो है ना, ये किस प्रकार का कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर से, या फिर सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, या फिर अपना माइक्रो कंप्यूटर, कौन सा है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, 202 है, और इंस्ट्रूमेंट IT 990 भी है, SPS 92, ये तीनों जो है ना याद रखेंगे, मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। मतलब पीछे जो संख्या लगी है। अगला जो अपना आता है वो आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे सस्ते कंप्यूटर होते हैं, आकार में सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं। मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे जो समय अनुसार जो है ना, समय में बदलाव आया,
ठीक है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, इसलिए ये कंप्यूटर धीरे धीरे छोटे भी होते गए और इसमें छोटे के साथ साथ शक्तिशाली भी हो गया। मतलब ये एक वो कहते हैं ना अपने सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, ये बात हो जाती है इस माइक्रो कंप्यूटर में। इसमें जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, टैबलेट पीसी वगैरह हो गए, है ना, स्मार्टफोन हो गया। अब मैंने अभी जो पीसी बोला है ना, पीसी बोले सर ये पीसी क्या होता है? देखिए पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि पीसी क्या होता है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अपनी ये तो हो गई ये 4 प्रकार के कंप्यूटर। पहला जो था सुपर था, जो सबसे शक्तिशाली, बड़ी खोज के लिए, भूकंप वगैरह, मौसम विभाग वगैरह की जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और ये सुपर कंप्यूटर जो है CDC 6600, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर दोस्तों अपने बात कर ली है, व्यावसायिक बैंक वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता था। मिनी कंप्यूटर्स जो कि छोटे व्यापार में, और इसके जो प्रकार है अपने बात कर ली। अब ये माइक्रो कंप्यूटर भी अपने बात कर ली, ठीक है। इसके उदाहरण जो आपके सामने है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं हो गई, इसका उपयोग होगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन फिर भी एक बार अपन देख सकते हैं। स्पीड, गति, है ना, गति कहेंगे अपन दोस्तों। कंप्यूटर की जो गति है ना वो उच्च गति है, बहुत ही उच्च गति है। इसको अपन जो है ना पहुंच भी नहीं सकते। डेटा मतलब उच्च गति से ये डेटा को प्रोसेस करता है। जैसे जैसे आप बेस्ट से बेस्ट कंप्यूटर लेंगे, ठीक है, बढ़िया टेक्नोलॉजी का, उसमें बढ़िया स्पेसिफिकेशन का कंप्यूटर लेते हैं, तो उसमें और भी उच्च गति का प्रोसेसिंग आएगा, है ना। जैसे कि अपन और भी फास्ट तरीके से, जितना यूजर फास्ट होगा उतना ही कंप्यूटर को फास्ट चला सकता है। आगे आता है शुद्धता। दोस्तों अगर यूजर के द्वारा कोई गलत नहीं किया जाता तो कंप्यूटर कभी गलत नहीं करता, ठीक है। यूजर मतलब अपन खुद, अगर अपन कंप्यूटर में गलत कुछ भी नहीं करें तो कंप्यूटर कभी गलत करता नहीं है। कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम पूर्ण रूप से सही होते हैं, ठीक है। उच्च संचयन क्षमता, हाई स्टोरेज क्वालिटी, है ना, डाटा को बड़ी मात्रा में स्टोर कर सकता है, जितना आप चाहो एक्सटर्नल कर सकते हैं, जितना भी आप चाहो इसमें डाटा कर सकते हैं। विविधता मतलब वर्सेटाइलिटी, है ना, तो इसमें मतलब ये अनेक कार्य को करने में सक्षम है। जो भी आप कार्य करेंगे, जैसे यूजर मैं आपको बोल दूं कि भाई एक आपको मैंने बुक दे दी, ठीक है, अब आप बुक को मैंने कहा कि इसको टाइप करो, तो आप उसको टाइप कर सकते हैं, है ना। अब मैंने आपको कोई एक कार्य दे दिया, हाँ, कि भाई अपने एक टेबल बनाओ, ठीक है, टेबल बनाओ या फिर एक रिजल्ट बनाओ, तो आप उसमें कार्य कर सकते हैं, जो भी चाहो, मतलब अनेक कार्य करने में सक्षम है कंप्यूटर। और परिश्रमशीलता मतलब मशीन होने के नाते इसमें कोई थकान जैसी बात या फिर एकाग्रता की कमी जैसी बात या फिर बोरियत वगैरह, मतलब बोरिंग वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होता। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे, ये तो छोटी छोटी बातें थी, अब अपन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ओर चलेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर की तरफ चलें, लेकिन उन सभी से पहले अपन पीढ़ियाँ पढ़ना चाहेंगे दोस्तों। क्या पढ़ना चाहेंगे? पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की जो जनरेशन्स है वो भी, वहाँ से भी एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ से शुरू करते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब जो महत्वपूर्ण है वो अपन क्लियर कर लेते हैं। जो पहली पीढ़ी है ना दोस्तों मानी जाती है, ये कंप्यूटर की पीढ़ियाँ भी उसी प्रकार से है जैसे अपन जीके में पढ़ते हैं ना, पंचवर्षीय योजनाओं की टाइप है ये भी। इसमें क्या क्या मतलब नवाचार है, क्या क्या मतलब किसको हटाया गया, किसको जोड़ा गया, है ना, ये चीज़ें इसमें आएगी। प्रथम पीढ़ी दोस्तों 1945 से 1956 तक, आप याद रखेंगे दोस्तों 1945 से 1956 तक। अपन पढ़ते हैं राजस्थान जीके में कि भाई राजस्थान का पूर्ण रूप से एकीकरण, पूरा राजस्थान जो अस्तित्व में आया था वो 1956 में आया था। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1956 तक पहली पीढ़ी कंप्लीट हो गई थी, भले कंप्यूटर के हिसाब से रखो या फिर जीके के हिसाब से, जैसे भी रखो। दोस्तों प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण ENIAC। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब, और दोस्तों ये जो ENIAC जो है ना, एनिक या फिर एनाइक, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये तो इसकी फुल फॉर्म है, क्या? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है।
दोस्तों इस पहली पीढ़ी कंप्यूटर में, या फिर हम कह सकते हैं ये ENIAC कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि ENIAC में या फिर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ठीक है। और दोस्तों 1946 में ये कंप्यूटर बना था, पहली पीढ़ी का ये कंप्यूटर जो अपना ENIAC 1946 में पेनिसिल्वेनिया के प्रोफेसर थे इकर्ट और जॉन द्वारा। तो आप ये चीज़ ध्यान ना भी रखो, ये वाली लाइन ध्यान नहीं भी रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, ENIAC इसका नाम है, और 1945 से 1956 तक पहली पीढ़ी रही थी। अब दूसरी पीढ़ी की बात कर रहे हैं। दूसरी पीढ़ी 1956 से लेकर 1963 तक रहती है। 1956 से लेकर 1963 तक रहती है। दोस्तों इसमें जो है ना, इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। अब मैंने आपको बताया ना, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर मतलब अधिक ऊर्जा दक्ष, तीव्र मतलब तेज और अधिक विश्वसनीय हुए। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भी काफ़ी विश्वसनीय हुए। मशीनी भाषा के स्थान पर, मतलब मशीनी भाषा प्रोग्रामिंग, जो भी अपन काम करते हैं कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग वगैरह है, तो उसके पहले जो है ना मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले कि जो अपनी प्रोग्रामिंग के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया, या फिर हम सीधी सीधी बात करें मशीनी भाषा के लिए कौन सी भाषा का, तो अपने असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया मशीनी भाषा के स्थान पर। दूसरी पीढ़ी कब से कब तक हो गई? पहली 1956 तक हो गई। ठीक है, 1956 तक। दूसरी 1956 से 1963 तक। चलो अब आती है अपनी तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से लेकर 1971 रहे थे। ये 7 वर्ष के लिए रहे थे। 6 और 1 7 वर्ष के लिए रही थी तीसरी पीढ़ी। और तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत मतलब अगर बात करें अपन, तो इस समय में जैक किल्बे ने दोस्तों क्या किया? जैक किल्बे ने IC इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया। आपको जैक किल्बे पूछे या ना पूछे, मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे, पर आपको ये जरूर पूछा जाए कि IC का निर्माण कौन सी कंप्यूटर की पीढ़ी में किया गया, तृतीय, दूसरी, प्रथम, चौथी, कौन सी में? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो है ना, ये तीसरी पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया। किसका निर्माण हुआ? IC का, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। IC की फुल फॉर्म में इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो दोस्तों ये 1958 यहाँ पर दे रखा है, लेकिन 1958 के बाद 1960 तक हो गया था इनको काम करते करते। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगर सन पूछे तो परफेक्ट सन तो यही आएगा आपका। एकल चिप का प्रयोग किया गया इसमें। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ साथ एकल चिप का प्रयोग किया गया तीसरी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी की बात करें 1974 से अपन आज तक मानते हैं, वर्तमान तक इसी को मानते हैं। हालांकि इसमें बहुत कुछ बदलाव हो गया है, बहुत कुछ, लेकिन इतिहास अपना चतुर्थ पीढ़ी तक ही थम गया कंप्यूटर का। चलिए तो देखिए दोस्तों, 1975 में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर बना जिसका नाम था Altair 8000। तो ये चीज़ आप मुख्य तौर पर याद रखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रो कंप्यूटर पहला जो था वो Altair Altair 8000 प्रस्तुत हुआ दोस्तों। ठीक है, और ये 1975 में होता है। 1981 में दोस्तों क्या होता है? 1981 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर प्रस्तुत किया। किसने? IBM एक संस्था है दोस्तों, और इसके द्वारा 1981 में पर्सनल कंप्यूटर को, मतलब PC कंप्यूटर को प्रस्तुत किया। इसी पीढ़ी में लैपटॉप का निर्माण हुआ। इसी पीढ़ी में PC कंप्यूटर का निर्माण हुआ। इसी में मतलब जो PC टैबलेट होते हैं उसका निर्माण होता है। और इसी पीढ़ी के अंतर्गत VLSI, ULSI और मतलब जो अपना प्रोसेसर होता है उसमें भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों इसमें इस पीढ़ी में जैसे i3 है, i5 है, i7 वगैरह है, ये इसी के अंतर्गत हुए हैं ये सारे बदलाव। ठीक है, तो VLSI वेरी लार्ज स्केल
इंटीग्रेशन, इसकी फुल फॉर्म ये है, और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इस दोनों का आविष्कार कंप्यूटर के लिए इसी पीढ़ी में होता है। तो देखिए दोस्तों, चतुर्थ पीढ़ी 1974 से वर्तमान तक है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी 1967 से 1971 है, दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 है, और पहली पीढ़ी 1945 से 1956 तक है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी अपन वापस चलते हैं अपना जो क्या था, अपना स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। ये मतलब कंप्यूटर के घटक है, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की अलग अलग परिभाषाएं पढ़ेंगे अपन। देखिए दोस्तों, असल में सभी प्रोसेसेस सॉफ्टवेयर की हेल्प से किए जाते हैं। मतलब जो भी कंप्यूटर में जो प्रोसेस किए जाते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर की मदद से ही किए जाते हैं, जो किसी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में संग्रहित हो जाती है। मतलब कि जो भी अपन कंप्यूटर में काम करते हैं दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता, मतलब आप हाथ नहीं लगा सकते सॉफ्टवेयर को, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हाथ नहीं लगा सकते। एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में ये संग्रहित हो जाती है, और उसको परिणाम अनुसार आप उसको वापस सॉफ्ट कॉपी में देखो या फिर हार्ड कॉपी में देखो, जैसे भी देखना चाहो। आगे बात आती है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक संग्रह है, मतलब एक संग्रह, कलेक्शन है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन है जो विशेष प्रयोजन, मतलब पर्पज़ के लिए, विशेष पर्पज़ मतलब कंप्यूटर में कोई ना कोई कार्य करेंगे तो कोई ना कोई तो अपना पर्पज़ होगा, फालतू में तो अपन बैठेंगे नहीं। मैं तो कहता हूँ, अगर आप पहली बार भी कंप्यूटर पर बैठ रहे हैं तो आप क्यों बैठ रहे हैं, कि मुझे सीखना है ना। अगर आप सीखने के बाद बैठ रहे हैं तो आप कोई ना कोई काम जरूर कर रहे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर का आप उपयोग करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रोग्रामों का समूह है या फिर प्रोग्रामों का संग्रह है जो विशेष उद्देश्य के लिए होता है। सरल भाषा मतलब कंप्यूटर का प्रोसेस सॉफ्टवेयर के द्वारा ही होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, ये कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर अपन आगे बात करेंगे, पहले सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब आप कहेंगे कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, दोनों बताएंगे, ज़रूर बताऊंगा। आगे चलते हैं। चलो, अपना जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या है, देखिए दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आपको ध्यान रखना कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हालांकि आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया मिलेगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये सारे जो है ना, किसके क्या प्रकार है वो मैं आपको सीधे सीधे बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए, ऐसा सॉफ्टवेयर जो पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करता है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो उपयोगकर्ता से, मतलब जैसे उपयोगकर्ता से एक सूचना आदान प्रदान करता है। मतलब आपको जो जानकारी है, आपने जो भी काम किया, ठीक है, उपयोगकर्ता से जो भी काम करवाया इस सिस्टम सॉफ्टवेयर ने, ठीक है, और ये फिर क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। मतलब सीधी सीधी मैं आपसे बात कर लूँ यहाँ पे दोस्तों, सीधी सीधी बात कर लेता हूँ कि भाई जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, या फिर सरल भाषा में जब आप कंप्यूटर लेकर आते हैं घर पर, नया कंप्यूटर लेकर आते हैं ना, तो उसमें जो भी इंस्टॉल्ड हुआ आता है ना, जो भी इंस्टॉल्ड होकर आता है उसे अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। जो भी कंप्यूटर में पहले से है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जो आप कंप्यूटर में बाद में डालते हैं, बाद में क्या डालते हैं, बाद में आपको आवश्यकता अनुसार डालते हैं। कोई भी जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होंगे सर, अब जैसे मान लीजिए कि आप एक गेम खेलना चाहते हैं कंप्यूटर में कोई भी गेम नहीं है, तो गेम क्या हो गया, गेम नहीं है। अब आपको क्या करना है, गेम कंप्यूटर में डालना। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सर हम उसकी एप्लीकेशन या फिर उसका सॉफ्टवेयर डालेंगे। किसका, गेम का, मतलब गेम का सॉफ्टवेयर डालेंगे, उसे अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। जो सिस्टम में पहले से आते हैं कंप्यूटर में वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन जिसको हम खुद इंस्टॉल करते हैं बाद में आवश्यकता अनुसार, और सिस्टम जो होते हैं वो पहले से ही आते हैं। बस ये इतनी जानकारी है। अब सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है ना,
सिस्टम प्रोग्राम कह लो या सॉफ्टवेयर, इसके मुख्य घटक काफ़ी हैं। कौन कौन से? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक यूटिलिटीज़ है, एक डिवाइस ड्राइवर है और एक सर्वर है। तो दोस्तों मोटे मोटे तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़, डिवाइस ड्राइवर और सर्वर, ये चारों सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। ओके, अब बात करते हैं सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस। अब आपसे पूछा जाएगा कि ओएस की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर व यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। मतलब कि अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो वो कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें विंडो ओएस मतलब विंडो ओएस, विंडो 7, 8, 10 है ना, ये आते हैं। आजकल तो इसी का प्रयोग होता है विंडो 7, 8, 10 का। ठीक है, और विंडो लिनक्स, यूनिक्स ओएस, एक्सपी वगैरह, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। ठीक है, ध्यान रखना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से? विंडो ओएस, विंडो 7, 8, 10, विंडो लाइनक्स है ना, विंडो जो है यूनिक्स ओएस, एक्सपी, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। चलिए अगला आता है यूटिलिटीज़। देखिए दोस्तों, यूटिलिटीज़ भी इसी का एक घटक है, इसी का एक भाग है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की जाती है। ये जो है ना यूटिलिटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही प्रदान की जाती है। मतलब इसका प्रयोग जो है ना अवांछनीय फाइलों को हटाने के लिए किया जाता है। यूटिलिटीज़ का प्रयोग कब किया जाता है? अवांछनीय फाइलें, जो हमारे लिए काम की नहीं है फाइलें, जो मतलब कि एक स्पैम के रूप में हमारे कंप्यूटर में आ गई है, उसके लिए, उसको हटाने के लिए यूटिलिटीज़ का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? दोस्तों एग्जाम में परिभाषा भी पूछी जा सकती है आपको, तो ध्यान रहे। डिवाइस ड्राइवर, विशेष प्रोग्राम जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली के संवाद करने की अनुमति। ठीक है, विशेष प्रोग्राम है डिवाइस ड्राइवर जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली के संवाद करने की अनुमति। मतलब मैं आपसे ऐसी बात कर लेता हूँ कि जैसे एक ये डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा प्रोग्राम है, मतलब कोई एक प्रिंटर हो गया। ठीक है, एक प्रिंटर हो गया, तो प्रिंटर जो है, प्रिंटर कंप्यूटर में अपन कंप्यूटर से प्रिंट निकालना है, तो एकदम से अपन कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर में जैसे प्रिंटर लगाएंगे तो सीधा प्रिंट तो आएगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, उसका जो कंप्यूटर का जो प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है वो अपन कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, है ना, तभी जो है आएगा। तो वो डिवाइस ड्राइवर होता है, जिसे हम इंस्टॉल करेंगे, प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे, उसे ही अपन डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, और अगला आता है सर्वर। और दोस्तों ये सर्वर भी इसी का घटक है, ऑपरेटिंग मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सर्वर की आवश्यकता कब पड़ती है पता है आपको? सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूजर द्वारा किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को रन करने की ज़रूरत होती है। मतलब दोस्तों जैसे मैंने काम दे दिया 5, 6, 7 जनों को, ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर है, 5, 7 जनों को काम दे दिया। अब उस काम को एक तो आपको क्या करना है, अलग अलग कर दिया ना आपने, अलग अलग किया सारे कंप्यूटर में, तो उस काम को पूरा एक करना है, एक कलेक्शन करना है, या फिर किसी अपने सॉफ्टवेयर में मतलब सडाना हो तो उसको एक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक करने के लिए, पूरे कार्यों को एक करने के लिए किसी एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है ना, जो सर्वर, एक सिस्टम की ज़रूरत होती है जो सर्वर कहलाता है। दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे। अगला आता है अब अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों ये जो है ना, ये PDF अपनी आपको मिलेगी ज़रूर, लेकिन आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो आपके लिए और भी बेटर है। आप अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं के लिए, मतलब उपयोगकर्ता को आवश्यकता है तो उसमें इंस्टॉल कर देगा कंप्यूटर में, अगर आवश्यकता नहीं है तो उपयोगकर्ता को पता ही नहीं चलेगा कभी कि भाई इसका भी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, या फिर उसको ज़रूरत अनुसार अपन समझ सकते हैं। इससे है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इसीलिए जो है एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहते हैं। देखिए दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं, आमतौर पर प्रोग्राम, डाटाबेस प्रोग्राम मतलब जैसे कि एक एक्सेल फाइल हो गई, ठीक है, तो एक्सेल फाइल ये कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है नहीं। एक्सेल दोस्तों किसका भाग है? एक्सेल MS ऑफिस का भाग है। किसका है? MS ऑफिस का भाग है।
MS ऑफिस सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसके देखिए MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, तो इसके अंतर्गत जैसे अपना एक्सेल आ जाता है, ठीक है, मतलब MS एक्सेल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये चीज़ें अपने इसमें आ जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है, ये चीज़ें अपने इसमें आएगी, किसमें, MS ऑफिस में। तो ये डाटाबेस प्रोग्राम, ये अपना एक्सेल जैसे हो गया, जैसे वर्ड प्रोसेसर मैंने आपको वर्ड बता दिया। वेब ब्राउज़र, दोस्तों जो अपन कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करने के लिए, मतलब इंटरनेट चलाने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं, तो वेब ब्राउज़र भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, हमेशा के लिए ध्यान रखना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं आते। स्प्रेडशीट, ये भी एक्सेल के लिए उपयोगी होती है। चलिए, कुछ और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे ग्राफिक्स है, ऑडियो वीडियो है, मल्टीमीडिया, वेब लेखन वगैरह है, जैसे आपने, हाँ ऑडियो वीडियो मतलब ये बाद में ही लेते हैं, आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, तो ये एक तरीके से डाटा हो गया, ऑडियो वीडियो वगैरह, तो मल्टीमीडिया वगैरह। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर। ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। आपको मैंने जो है बता दिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अनिवार्य है कंप्यूटर के लिए, अगर ये नहीं होगा तो कंप्यूटर ओपन ही नहीं होगा और चलेगा भी नहीं। किसी न किसी हर कंप्यूटर में विंडो बहुत ज़रूरी है, विंडो बहुत ज़रूरी है, मतलब OS ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो चलेगा ही नहीं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आवश्यकता पड़ने पर, जैसे आपको किसी की आवश्यकता पड़ी, मान लीजिए आप फ्री है और गेम खेलना चाहते हैं ना, तो गेम के लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसका जो है ड्राइवर जो इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा। अब आता है अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में एक ही होता है। हाँ, ध्यान रहे, एक कंप्यूटर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। हालांकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा, मतलब जितनी आवश्यकता पड़े उतना कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना सॉफ्टवेयर, क्लियर हो गया दोस्तों सॉफ्टवेयर। अब आता है अपना हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर के बारे में बात करें तो सॉरी, हार्डवेयर देखिए, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके, जिसे देखा या छुआ जा सके, है ना। सॉफ्टवेयर को अपन देख नहीं सकते, खैर देख तो सकते हैं लेकिन उसको मतलब हाथ नहीं लगा सकते, तो इसको अपन स्पर्श कर सकते हैं हार्डवेयर को, और देख भी सकते हैं आसानी से। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, जैसे माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, मतलब जो भी और भी कंप्यूटर के जो डिवाइस आपको बाहर दिखाई देते हैं वो सारे हो गए, ठीक है। स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, जैसे आप और भी कोई डिवाइस रखते हैं इसके लिए, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, तो ये है जो हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर के विभिन्न घटक हैं, एक तो इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग भी है और स्टोरेज भी है। प्रोसेसिंग, स्टोरेज ये क्या होता है ये भी बात करेंगे, लेकिन आपने अभी तक इनपुट और आउटपुट ही पढ़ा होगा। तो इनपुट डिवाइस की अपन बात करें तो देखिए दोस्तों, इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो यूजर से इन्फॉर्मेशन स्वीकार करती है। इनपुट डिवाइस क्या होती है, ऐसी डिवाइस जो यूजर से इन्फॉर्मेशन स्वीकार करती है, इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, और उसके बाद जो है परिणाम स्वरूप जो आपके अनुसार आपको किस प्रकार से परिणाम मिलना चाहिए उस अनुरूप जो है आपको परिणाम मिलता है। मतलब मैं आपको सीधी बात बताऊं कि इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिससे अपन कंप्यूटर में डाटा मतलब टाइप करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं इनपुट डिवाइस से ही करते हैं। जैसे कीबोर्ड से कोई काम कर रहे हैं, उदाहरण ये देर का है ना, देखो उदाहरण है, ठीक है। मतलब अगर आप कंप्यूटर पर कोई गेम खेल रहे हैं तो माउस पॉइंटर द्वारा आप नेविगेशन कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब गेम खेल रहे हैं तो कंट्रोल किससे कर रहे हैं, माउस से करते हैं, या फिर माउस मान लीजिएगा ना हो तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनपुट के अंतर्गत आती है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे कीबोर्ड। आपने इतना पढ़ा होगा कि बस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लेकिन अपन बात करेंगे कीबोर्ड क्या है क्या नहीं है। सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड द्वारा संख्या, अक्षर, विशेष कैरेक्टर को इनपुट किया जाता है। इनपुट क्या मतलब कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, ठीक है। और अब देखिए जो मेन है वो चीज़ें बता दूं, बाकी तो अपन बहुत सारा कीबोर्ड पर बहुत सारे बटन हैं, वो सारे अपन नहीं देखेंगे। F1 से F12 तक जो कुंजी होती है ना, ऊपर सबसे ऊपर भाग में F1, F2, F3,
4 है ना। तो इस प्रकार से जो कुंजियाँ होती है उसे फंक्शन कुंजी कहते हैं। और आप देखते हैं दोस्तों ऊपर है ना, जैसे इस प्रकार इस टाइप सबसे मतलब दाईं साइड में एक होता है ना बटन, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो लिखे होते हैं, गिनती से लिखे होते हैं 9 तक, मतलब 0 से 9 तक लिखे होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होता है पूरा, इसे अपन न्यूमेरिकल कहते हैं, न्यूमेरिकल कहते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल बटन। अब देखिए न्यूमेरिकल बटन तो अपन इसे कह लेंगे, लेकिन इसके ऊपर दोस्तों लाइट्स होती है, ठीक है, इंडिकेटर्स होते हैं, इसे इंडिकेटर्स बॉक्स भी कहते हैं। लेकिन इंडिकेटर्स कब होते हैं, जब जैसे कि कैप्स लॉक अपन ने ऑन किया, नम लॉक अगर ऑन ऑफ किया, ठीक है, स्क्रॉल लॉक ऑन ऑफ किया, इसको अपन टॉगल कुंजी कहते हैं दोस्तों, तीनों को टॉगल कुंजी कहते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जब ये ऑन ऑफ करेंगे तो इसका जो है ना, ये मैंने आपको बताया इंडिकेट सर्कल, ये इसके ऊपर रहता है, न्यूमेरिकल बटन्स के ऊपर रहता है, ये ध्यान रखेंगे। कंट्रोल और अल्ट कुंजी को अपन कॉम्बिनेशन कुंजी कहते हैं। सर कॉम्बिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंट्रोल और अल्ट का प्रयोग किया जाता है कभी कभी किसी वर्ड को लिखने में या फिर किसी ऑप्शंस को ओपन करने में, मतलब इसका एक हेल्प के लिए प्रयोग लिया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसे कॉम्बिनेशन कुंजी कहा जाता है। कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन दोस्तों स्पेस बटन होता है। हालांकि ये ज़रूरी भी नहीं है कि यही बड़ा हो, लेकिन आजकल अभी तक ये स्पेस बटन जो है, आप देखते हैं ना, स्पेस देने के लिए इतना बड़ा बटन आता है, वो बटन जो है इसका कीबोर्ड का सबसे बड़ा माना जाता है। चलिए दोस्तों, पॉइंटिंग डिवाइस, आपने तो यही पढ़ा होगा कि माउस, लेकिन दोस्तों अपन पॉइंटिंग माउस को कहाँ पढ़ेंगे, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत पढ़ेंगे। पॉइंटिंग डिवाइस दोस्तों जो कर्सर का कार्य करते हैं, कर्सर का कार्य करते हैं, कर्सर का कार्य मतलब कंप्यूटर को चलाने में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, माउस सबसे पहले पढ़ेंगे। ये माउस जो है ना, इस माउस को अपन दोनों हाथ से उपयोग नहीं कर सकते, एक हाथ से उपयोग कर सकते हैं। इसमें 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट नहीं है, एक राइट क्लिक और एक क्लिक और राइट क्लिक, ठीक है, 2 बटन होते हैं। वे बीच में एक रोलर बॉल होती है जिसे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, मतलब किसी बड़ी फाइल है तो उसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। अब आगे आता है टच पैड। टच पैड दोस्तों, देखिए दोस्तों, माउस भी 2 प्रकार के होते हैं, वायरलेस माउस भी आ गए हैं, एक विथ वायर, एक वायर माउस होते हैं और एक वायरलेस माउस भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसके लिए एक चिप होती है, चिप को अपन सीपीयू में डाल देते हैं, ठीक है। सीपीयू में डालने के बाद जो है वो कंप्यूटर में रन करना शुरू कर देता है, क्या, कीबोर्ड या फिर माउस जो भी। अब आता है अपना टच पैड। लैपटॉप में सर्वाधिक यूज होता है दोस्तों। अब आप लैपटॉप लेकर आते हैं, लैपटॉप तो आपने देखा ही होगा, चलाया ही होगा, जैसे कि आपका लैपटॉप है, ठीक है। तो लैपटॉप जैसे ये तो बटन हो गए, यहाँ पर आपका एक टच पैड के लिए इतना सा ऑप्शन होता है जो माउस का कार्य करता है, ये टच पैड, ठीक है। तो इसे आप माउस का कार्य करता है इसे, तो इसे जो आपको डेस्कटॉप पर जो दिखता है उसे कर्सर कह लो या एरो कह लो, ठीक है। तो ये टच पैड होता है लैपटॉप में। ट्रैक पॉइंट दोस्तों, ये भी छोटे जॉयस्टिक की तरह होता है, और ट्रैक बॉल जो होती है ये भी माउस की जगह ही कार्य करता है, और जो जॉयस्टिक होता है ये आमतौर पर गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता चुका हूँ। कीबोर्ड, माउस, मतलब पॉइंटिंग डिवाइस जो भी है, पॉइंटिंग डिवाइस जो भी है, माउस है, टच पैड है, ट्रैक पॉइंट है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है। अब अपना आ जाता है ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट दोस्तों क्या होता है, जो जैसे कि अब मैं ये तो आपको कंप्यूटर या मोबाइल में रिकॉर्डर के माध्यम से ये रिकॉर्ड करके क्लास दे दूं, लेकिन जो ग्राफिक टैबलेट होता है वो भी, उससे भी आपने बड़ी बड़ी संस्थाओं के ऑनलाइन क्लासेस आप देखते हैं तो वो ग्राफिक्स टैबलेट का प्रयोग करते हैं, है ना। और छोटे से आपके मतलब कोने में आप स्वयं आ जाते हैं टीचर, ठीक है, और स्वयं जो है ऐसे आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई देता है, तो वो ग्राफिक्स टैब का उपयोग करके लिख कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है ग्राफिक्स टैब। स्कैनर क्या होता है, किसी पेज को स्कैन करने का कार्य, किसी पेज को स्कैन करने का जो कार्य है वो स्कैनर करता है, ठीक है। या फिर मतलब एक मुद्रा, मतलब एक पृष्ठ होता है, पृष्ठ को स्कैन करना, बस यही है। MIDI मीडी डिवाइस, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको किताबों में मीडी डिवाइस लिखा मिलेगा, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मतलब कि जो संगीत वाद्य वगैरह है
उसके लिए वो डिवाइस होते हैं ये, ठीक है, संगीत वाद्य वगैरह। और MICR ये क्या होता है, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये होता है MICR, ठीक है। और अब आता है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो स्कैन करके आउटपुट परिणाम निकाले। जैसे आपकी OMR शीट नहीं होती एग्जाम वाली, तो उसमें भी उसको भी मतलब जिस मशीनों के द्वारा स्कैन करके आउटपुट दिया जाता है, जो परिणाम दिया जाता है, वो इसी OMR इसी मशीन का प्रयोग किया जाता है। अब आता है बार कोड रीडर। कहीं पर भी आप मार्केटिंग करने जाते हैं या फिर शॉप पर जाते हैं, तो आपको जो वस्तुएं खरीदते हैं, उस वस्तु पर जो बार कोड रीडर दिया होता है, मतलब बार कोड रीडर में आप समझते ही हैं, जैसे कि अब फ़ोन पे हो गया, जैसे आजकल सारे हर जगह बार कोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, बार कोड रीडर हो गया, वेब कैम हो गया, ठीक है, स्पीच रिकग्निशन डिवाइस हो गया, जैसे माइक्रोफोन होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप कहेंगे सर हमारी खिचड़ी बन गई कि इनपुट डिवाइस कितने सारे। इनपुट डिवाइस ज़्यादा नहीं है मेरे दोस्तों। वेबकैम क्या होता है पता है ना? वेबकैम मतलब कंप्यूटर के ऊपर मतलब लगा सकते हैं छोटा सा कैमरा, उसे ही वेबकैम कहते हैं। वैसे आजकल लैपटॉप में तो आता ही है ना, लैपटॉप में तो ऊपर सबसे बीच में सेंटर में आता ही है ना, वही होता है वेबकैम। अब देखिए दोस्तों, आपको बस याद रखना, आपको इससे पहले याद था ना कीबोर्ड, माउस और स्कैनर तो याद था आपको। अब आपको क्या याद रखना है कि ग्राफिक्स टैबलेट, मीडी, MICR, OMR और बारकोड रीडर, वेबकैम, इतने याद रखने हैं, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। MICR, MID, मीडी, OMR, बारकोड रीडर, वेबकैम एक बार पढ़ेंगे फुल फॉर्म तो आपको याद हो जाएगी। अगला आता है अपना डिवाइस। कौन सा? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेता है, कंप्यूटर सिस्टम से ये इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस और इसी रूप में परिवर्तित करता है जिसको मनुष्यों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है या फिर यूज़र द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। मतलब ये सीधे तौर पे मतलब अपने जो भी इंफॉर्मेशन लेता है कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेता है और फिर उसी रूप में परिवर्तित करता है जिस मतलब जो यूज़र आसानी से समझ सके। और इसके अंतर्गत जो आते हैं डिवाइसेज, जैसे मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर भी दोस्तों कितने दो प्रकार के होते हैं वो भी अपन बात करेंगे। जैसे प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंटर भी कितने प्रकार, ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। उसके बाद प्लॉटर है, स्पीकर है और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, ठीक है। अब जो है ना, मैं आपको एक आउटपुट डिवाइस की एक ट्रिक बता दूं दोस्तों, ट्रिक भी बताऊंगा, रुको ज़रा बता देता हूँ, पहले ही बता दूँ ठीक रहेगा, है ना। देखिए दोस्तों, ध्यान ये रखना है आपको कि आउटपुट जो डिवाइस होते हैं ना, आउटपुट डिवाइस, उसके पीछे हमेशा टर लगा होगा या फिर र मान लीजिएगा, र या फिर टर लगा होगा। अब आप यहाँ पर पढ़ो आउटपुट में मॉनिटर, पढ़ रहे ना मेरी बात को ध्यान से सुन रहे ना, मॉनिटर, ठीक है। अब आ गया प्रिंटर, आ रहा है ना टर दोनों में, अभी तक तो आया है। अब अपन बात करते हैं कि भाई प्लॉटर, आ गया ना टर, आया सर, चलिए। तो अब आता है स्पीकर, इसमें कर आ रहा है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि र जो पीछे आ रहे हैं, र र टर कर, है ना। जैसे अब आ गया अपना ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब जब आउटपुट डिवाइस होगा वो हमेशा र या फिर टर पीछे लिखा आएगा, टर, ठीक है। प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बस अब अपन शुरुआत करते हैं। मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने का कार्य मॉनिटर का है। मतलब आप जो भी कार्य करते हैं तो उसको डिस्प्ले कौन करता है? मॉनिटर डिस्प्ले करता है दोस्तों, ठीक है। ओके सर, ध्यान रखेंगे। अब मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, एक CRT मॉनिटर होता है, एक फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, CRT मॉनिटर आपने पहले ज़माने वाले मॉनिटर देखे होंगे कि जो टीवी के समान होते हैं, मतलब बहुत भारी भी होते हैं वो, मतलब देखने में भी ऐसे देखते हैं जैसे कि ये कोई टीवी है। तो टीवी के समान हुआ करते थे वो मॉनिटर। ये पुराने मॉनिटर थे, आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता वैसे, और किसी के यहाँ पड़ा होगा, मतलब 100 में से 0.5% किसी का होगा, बाकी इतना नहीं है। और भारी
अधिक भारी होता है ये वजन में, और अधिक बिजली उसमें बिजली भी अधिक वो खाता है, ठीक है, मतलब खर्च करता है। अब अपना आता है फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल में आते हैं एलसीडी और एलईडी। मोटे मोटे तौर पे कंप्यूटर में एलसीडी का प्रयोग किया जाता है, जैसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ध्यान रखना दोस्तों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी की फुल फॉर्म है, और आजकल इसी का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये काफ़ी स्लिम आती है, काफ़ी पतली भी आती है। जितना आप साइज़ में बड़ी लो तो उसकी इतनी ज़्यादा रेट भी नहीं लगती, कितनी भी बड़ी ले लोगे तो भी मतलब उसका इतना बिजली का खर्च नहीं आता जितना कि सीआरटी में आता था पहले। इसमें कम बिजली भी लगती है, सस्ते भी होते हैं और उपयोग भी आजकल ज़्यादा होता है। देखिए दोस्तों, जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है वो पिक्सल में मापा जाता है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जो है पिक्सल में मापा जाता है। अब आपने देखा होगा मॉनिटर के अंदर, मतलब कंप्यूटर के अंदर पर्सनलाइज में जाकर देखा होगा, ठीक है, कंट्रोल पैनल के अंदर, उसमें आपको जैसे कि 600 × 800, ठीक है, और या फिर 1200 × 750, ये जो है ना, ये इसके मतलब रिजोल्यूशन है इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये पिक्सल में मापे जाते हैं। पिक्सल बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स से बने होते हैं। मतलब दोस्तों, एक स्क्रीन पर जितने छोटे डॉट पिच होंगे, मतलब छोटे छोटे डॉट्स होंगे, स्क्रीन में उतनी ही ज़्यादा या बेहतर क्वालिटी होगी। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मॉनिटर स्क्रीन का आकार विकर्ण इंच में मापा जाता है। अब आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाकर मान लीजिएगा एक मॉनिटर खरीदते हैं, कैसी एलसीडी मान लीजिएगा कि खरीदते हैं, तो वो खरीदते हैं ना, वो खरीदते समय आप पूछते तो होंगे कि आपको किस साइज़ की चाहिए, है ना। तो आपको जैसे 17.5 इंच की चाहिए, या 19.5, या 22, या 21। तो वो जो है ना, वो ऐसे जैसे कि आपकी ये हो गया मॉनिटर, ये हो गया, ठीक है। ये है जो, एक सेकंड वापस से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपका ये मॉनिटर हो गया, ठीक है, ये एलसीडी हो गई। अब आपको ऐसे माप के थोड़ी देंगे कि भाई सीधी सीधी माप लो कि ये कितना है, 21.5 इंच है, ऐसे नहीं मापा जाएगा। ये एलसीडी कैसे मापी जाती है, मतलब माप के नहीं देंगे, वहाँ पे सब अंकित, मतलब जो उसके ऊपर लिखा आता है। ये एलसीडी जो है ना, इसका माप इस प्रकार से होगा, मतलब विकीर्ण माप होगा, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण में इसका माप होता है, जो कि इंच में मापी जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे इसका माप किया जाता है। चलिए अगला आता है प्रिंटर। मॉनिटर हो गया, अब आता है प्रिंटर, है ना। प्रिंटर इंफॉर्मेशन को स्थानीय पठनीय प्रारूप में प्रदान करता, मतलब कि आपने जो भी कार्य किया, अब आपको उसको, मतलब वो जो सॉफ्ट कॉपी उसको बाहर निकालनी है कंप्यूटर से, तो उसको आपको पढ़ने के लिए, या फिर स्थानीय, जैसे कि बुक होगी, बुक को मैं आपके लिए कह लूँ नोट्स हो गए, तो कंप्यूटर से आप निकालेंगे तभी वो आपके लिए पठनीय प्रारूप में रहेंगे। तो ये जो है, जिसे हम हार्ड कॉपी कह सकते हैं। प्रिंटर की गुणवत्ता जो है ना, क्वालिटी जो है ना, वो मापी जाती है डीपीआई में। अब आप कहेंगे सर डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच, है ना। डॉट्स पर इंच में, डीपीआई में ये प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। और प्रिंटर के भी 2 प्रकार होते हैं। सीधी सीधी बात करें, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ध्यान रखेंगे, प्रिंटर के 2 प्रकार होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो देखिए दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर भी 2 प्रकार का होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो ज़्यादा मामला हो जाए। अरे भाई साहब, ज़्यादा नहीं होगा, बस 2 प्रकार के ही होते हैं, ये इतना ध्यान रखना है। अब प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं सर? 2, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, ठीक है, बस इतना ही। अब इम्पैक्ट 2 प्रकार के होते हैं, करेक्टर, लाइन प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको क्या ऐसे ध्यान क्या रखना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, ये जो है अपना कैरेक्टर, मतलब अपना चरित्र, है ना, अपना चरित्र जो है सही रखने के लिए लाइन पे चलता है। मतलब अपने कहावत है नहीं कि जो को भी है लाइन अपनी लाइन अपने रास्ते आलोला, तो कोई है जो चरित्र माते दाग कौन लगावे। तो यहाँ पर भी यही है कि भाई आपको ट्रिक ही ऐसे याद रखना कि इम्पैक्ट प्रिंटर अपने कैरेक्टर को बचाने के लिए लाइन पर है,
ठीक है। तो बस यही है। इसका कैरेक्टर का उपयोग बड़े व्यावसायिक कार्यों में किया जाता है कैरेक्टर प्रिंटर का, और इसका प्रकार जैसे डेजी व्हील्स है, डॉट मैट्रिक्स है, ये कैरेक्टर के ही प्रकार है। इतना डीपली नहीं पूछे, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से थोड़ा सा पढ़ लें। और ये विशेष धीमे और अधिक शोर मचाते हैं, ये वाला कंप्यूटर, ये वाले प्रिंटर शोर अधिक करते हैं, ठीक है। लाइन प्रिंटर में क्या होता है, एक समय में पूरी लाइन प्रिंट करता है। इसका भी जैसे लाइन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, चैन प्रिंटर, ये लाइन प्रिंटर के प्रकार है। दोस्तों आपको ये याद रखना है, इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। बस अब आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तीन प्रकार का होता है, एक इंकजेट प्रिंटर, एक थर्मल प्रिंटर, एक लेजर जेट प्रिंटर। आपको इसका उपयोग ध्यान रखना है कि इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, इसका कहां पर। इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर दोस्तों कई रंगों की जो आवश्यकता होती है उसमें, ठीक है, और कार्टेज भी काफ़ी लागत में आती है। ये मतलब प्रिंटर जो है ना, ये सस्ते भी होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो इसका प्रयोग इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इंक जेट, तो कलर फोटो निकालने के लिए या फिर कलर्ड में कुछ भी प्रिंट निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर दोस्तों ये जो है ना, ये एटीएम मशीन के जो अपने आते हैं ना, एटीएम मशीन में जो पर्ची निकलती है ना आपके लिए, वो पर्ची छपाई के लिए ये थर्मल प्रिंटर का एटीएम में प्रयोग होता है। बस सीधी सी बात है। लेजर जेट प्रिंटर जो होता है, ये अपने नॉर्मल, जैसे आप घरों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कार्यालय है, व्यवसाय वगैरह है, कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो होता है टोनर आता है, कार्ट्रेज आती है, और इस प्रिंटर लेजर प्रिंटर की गति जो है ना मापी जाती है, वो PPM के द्वारा मापी जाती है, मतलब पेजेज प्रति मिनट के माध्यम से मापी जाती है। बस ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और मुख्य रूप से आप दुकानों में वगैरह में देखते हैं तो ये प्रिंटर लगा हुआ होता है, ठीक है, मतलब ई मित्रा वगैरह जैसे कोई कैफ़े वगैरह होता है। चलिए साहब, ये प्रिंटर हो गया ख़त्म। अब अपना आता है प्लॉटर की बात करें तो प्लॉटर है ये। प्लॉटर दोस्तों इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली पिक्चर या बिल्डिंग प्लान या सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब ये जो प्लॉटर होता है, ये भी प्रिंटर का ही एक प्रकार मान सकते हैं आप। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। जैसे कि मैं आपको कह लूँ, जैसे इंजीनियरिंग है तो एक बड़ा प्लान है और उसका प्रिंट करने के लिए उनको मतलब इस प्रिंट की आवश्यकता होती है। बिल्डिंग प्लान है, सर्किट डायग्राम वगैरह है, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है उसमें। अब आता है स्पीकर है मल्टीमीडिया कंप्यूटर का हिस्सा, ठीक है, मतलब इससे गाने वाने बजा सकते हैं, जो भी है, ये स्पीकर है इसका। अगला आता है अपना मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। देखिए दोस्तों, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर बड़ी संख्या में लोगों या भीड़ के लिए प्रयोग, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस के दौरान। अब देखिए दो इसमें परिभाषाएं दे दी है, बात एक ही है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर आपने कई बार देखा होगा या स्कूलों में देखा होगा आपने कि प्रार्थना सभा में या फिर आपका कोई भी एक, मान लीजिएगा कोई आपके लिए अलग से समारोह रख लिया और आपको जो भी प्रेजेंटेशन, जो भी चीज़ें आपको बड़े आकार में दिखानी है, तो स्कूल का प्रोजेक्टर जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोजेक्टर बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं उसको दिखाने के लिए, कोई चीज़, कोई प्रेजेंटेशन, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई भी चीज़ जो है दिखाने के लिए इसका प्रयोग, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ऐसी चीज़ें भी जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के अंतर्गत आती है। तो ये अपने लिए क्या है, एक अपवाद रूपी है, और अपवाद रूपी को याद करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। फैक्स मशीन जो है ना, ये न तो अकेले इनपुट में न अकेले आउटपुट में, ये दोनों की श्रेणी में आता है फैक्स मशीन, ठीक है। फैक्स मशीन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब आता है मल्टी फंक्शन उपकरण। दोस्तों जो मल्टी फंक्शन उपकरण आपको ध्यान नहीं होगा, एक ऐसा प्रिंटर, ठीक है, ऐसा प्रिंटर जिसमें स्कैनर भी साथ में होता है, ठीक है, उसमें कॉपियर भी साथ में होती है, ठीक है। तो प्रिंटर मतलब आप उससे प्रिंट भी दे सकते हैं, फोटोकॉपी भी निकाल सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं, तो वो एक मल्टी फंक्शन से उपकरण हो गया। और वो जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये स्कैनर जो है, स्कैनर अपन ने किस में पढ़ा, इनपुट में पढ़ा, और ये जो प्रिंटर है ये आउटपुट में पढ़ा, तो फिर ये दोनों हो गए, है ना। इसमें अगर तीनों मिक्स आ रही है, कॉपियर, प्रिंटर और स्कैनर, तो ये जो मल्टी फंक्शन हो गया। अब आता है मोडेम। मोडेम दोस्तों
इंटरनेट के लिए प्रयोग किया जाता है। टच स्क्रीन डिस्प्ले जो होती है, टच स्क्रीन जो डिस्प्ले वाला जैसे कोई भी उपकरण हो जाता है तो वो इस दोनों में आ जाएगा। डिजिटल कैमरा जैसे ये भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों में। अब अपना जो तीसरा है वो है स्टोरेज। अपने बात करी थी दोस्तों, ठीक है, स्टोरेज पहले इनपुट फिर है जो आउटपुट, अब है जो अपना स्टोरेज आ जाएगा। दोस्तों क्लास के इस वीडियो के अंत तक आपको जुड़े रहकर आपका अगर कंप्यूटर पूरा क्लियर करना है तो इस क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा। आपको फिर मैं जो है इसकी PDF भी दे दूंगा, ठीक है, आपके रिवीजन के लिए। तो कंप्यूटर मेमोरी, सबसे पहले स्टोरेज का मतलब वही है कि भाई कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है स्टोरेज के लिए। तो कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान है, कंप्यूटर के लिए भी एक मानव मस्तिष्क के समान है। कंप्यूटर मेमोरी डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है या फिर संग्रह करता है, ठीक है। अब मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोल सकते हो। कैश मेमोरी पहला भाग, दूसरा प्राइमरी, तीसरा सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में क्या क्या है, प्राइमरी में क्या है, कैश में क्या है। छोटे तौर पे देखें तो कैश मेमोरी बहुत ही तेज़ मेमोरी होती है, सीमित क्षमता होती है इसकी और ये महंगी भी होती है। CPU व मुख्य मेमोरी की गति ये बढ़ा देती है। तो ये एक क्या हो गई, एक हेल्पर मेमोरी हो गई, है ना। कैश मेमोरी जो है ना दोस्तों, ये अस्थायी उपयोग के लिए डाटा स्टोर करती है। मतलब अगर आप इसमें कोई फाइल बना रहे हैं, मान लीजिए कंप्यूटर बंद हो गया, तो वो एक अस्थायी उपयोग के लिए डाटा को मतलब अस्थायी रख सकती है, ठीक है। तो ये कोई स्थायी रूप से नहीं है कैश मेमोरी, लेकिन फिर भी इसका उपयोग ज़रूरी है। अगला आता है प्राइमरी मेमोरी। देखिए दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी है। अब देखिए आप कहेंगे सर इसमें ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए कैश मेमोरी के बारे में पूछ लिया कि कैश मेमोरी के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। अब आप अगर यहाँ पर आप अगर पढ़े ही नहीं हैं तो आप गलत क्या, मैं तो कहता हूँ सही कथन भी नहीं निकाल सकते हैं ना। चारों में से सही कथन भी अपन निकालने में मुश्किल हो जाएगी, तो यहाँ पर ये चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी मेमोरी, ये मेमोरी केवल उन डेटा और निर्देश को जमा करके रखती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। बिजली बंद होने पर ये मेमोरी डाटा को खो देती है। प्राइमरी मेमोरी जो है ये अपने डाटा को खो देती है, लेकिन ये भी एक 2 प्रकार की होती है, एक रैम एक रोम, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। देखिए दोस्तों, अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई रैम किस प्रकार की मेमोरी, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कैश मेमोरी है या फिर क्या है क्या नहीं है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान रहे रैम और रोम जो है ये मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी का ही भाग है, घटक है। अब रोम जो है ना, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, ये बिजली जाने पर डाटा संग्रहित रखती है, जबकि रैम संग्रहित नहीं रख सकती, ठीक है। रोम जो है ये स्थायी भंडारण के लिए उपयोगी है, जबकि रैम जो है अस्थायी भंडारण के लिए। रोम के भी प्रकार है दोस्तों। कौन कौन से प्रकार है, पी रोम। अब रोम का तो आपको फुल फॉर्म पता है, लेकिन पी का क्या हो जाएगा, तो पी का होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ध्यान रखना। अब आता है ईपी रोम, मतलब रोम के भी प्रकार है, रोम के काफ़ी प्रकार है, एक पी रोम, एक ईपी रोम, एक फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला आता है अपना सेकेंडरी मेमोरी। देखिए दोस्तों, जो सेकेंडरी मेमोरी है ना, ये एक्सटर्नल या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी इसे कहा जाता है। मुख्य मेमोरी की तुलना में ये धीमी होती है, काफ़ी धीमी होती है मुख्य मेमोरी की तुलना में। और डेटा का स्थायी भंडारण, ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ना, ये डेटा का स्थायी भंडारण करता है। और इसके अंतर्गत भी जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, इसमें भी एक मैग्नेटिक डिस्क आता है और ऑप्टिकल डिस्क आता है। ये 2 प्रकार है किसके, सेकेंडरी मेमोरी के 2 प्रकार में आपके लिए लिख देता हूँ, एक मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना, सेकेंडरी मेमोरी के 2 डिस्क हैं, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। मैग्नेटिक में कौन कौन से आते हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। जो आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क मान लीजिएगा आप देखते हैं, या फिर आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा, जैसे मतलब
सी बना हुआ है, जैसे डी फोल्डर बना है, ईट फोल्डर बना है, ये किससे बना होता है? ये हार्ड डिस्क से बना होता है और उसमें आप डाटा स्टोर करते हैं, वो हार्ड डिस्क के भाग है। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आता है, ऑप्टिकल में सीडी और डीवीडी, सीडी और डीवीडी। ठीक है, सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, और डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ध्यान रखना, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का है वर्सेटाइल, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ध्यान रखना दोस्तों, इसके साथ साथ ब्लू रे डिस्क भी ध्यान रखेंगे, पेन ड्राइव हो गया, जैसे स्मार्ट मीडिया कार्ड हो गया, स्मार्ट मीडिया कार्ड मतलब स्मार्ट मीडिया कार्ड हो गया, और एक सिक्योर डिजिटल कार्ड मतलब एसडी कार्ड वगैरह है। जो एक्सटर्नल जो चीज़ें आती है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के पूरे चांसेज है। और मैं आपको बता दूं, मेमोरी से आपको एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे मेमोरी से। ठीक है, तो ये रट लीजिएगा, यहाँ से बाहर नहीं बनेंगे। अब जो निम्न बातें आपको ध्यान रखनी है वो देखिए, निम्न बिंदु जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट, हाँ दोस्तों, ये अपने देखिए इनपुट पढ़ा, फिर आउटपुट पढ़ा, फिर अपने स्टोरेज पढ़ा। स्टोरेज में क्या था? रैम रोम वगैरह। ठीक है, मतलब रैम रोम क्या, मेमोरी पढ़ा अपने। ठीक है, अब आता है चौथा जो होता है वो है प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए दोस्तों, प्रोसेसिंग यूनिट मैंने आपको नहीं बताया कि प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। अब देखिए दोस्तों, एक तो होता है, जैसे कहाँ पे मैं बनाऊँ, यहीं पे बना लेता हूँ। ठीक है, एक तो जैसे होता है अपना मॉनिटर, ठीक है, और एक होता है ये अपना सीपीयू होता है, मान लीजिएगा। ठीक है, ये सीपीयू है। तो दोस्तों ये जो सीपीयू है ना, ये अपना जो मदरबोर्ड होता है वो इस सीपीयू में होता है। ठीक है, मदरबोर्ड जो होता है वो सीपीयू में होता है, जैसे अपन इसका मेन भाग कहते हैं। जो प्रोसेसर होता है वो भी इसी के अंतर्गत होता है। हार्ड डिस्क भी इसी में लगाई जाती है। ठीक है, इसमें और क्या क्या होता है, जैसे फैन होता है, इसमें सेल होता है, इसमें एसएमपीएस होता है। एसएमपीएस मतलब पावर सप्लाई जैसे हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों फैन मैंने लिख दिया आपके लिए। इसमें जैसे वो है ना मेमोरी कार्ड जैसे हो गई, और दोस्तों इस प्रकार से मैंने जो महत्वपूर्ण था वो तो लिख दिया। हाँ ठीक है, अब देखिए इसमें स्विच तो होता ही है, जैसे ऑन करने के लिए ये है जो क्या है, ये दोस्तों पूरा इसे अपन कहते हैं सीपीयू। क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। अब सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पर जो दे रखा है ना प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कलर। यहाँ पे जो दे रखा है प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें देखिए मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, मेमोरी, सीपीयू, ये सारा कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है, सीपीयू के अंतर्गत। और सीपीयू को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी खर्चा आता है दोस्तों सीपीयू पर आता है। एलईडी एक डाटा, एलईडी कह लो या मॉनिटर कह लो, ये केवल और केवल डाटा प्रदर्शित करने के लिए होता है, जबकि पूरा का पूरा कार्य जो है ये सीपीयू के अंतर्गत ही होता है, ध्यान रहे। चलिए दोस्तों, अब अपना जो मेन जो बातें हैं वो अपन देख लेते हैं एक बार। मॉनिटर में प्रदर्शित होने वाली मुख्य स्क्रीन को अपन डेस्कटॉप कहते हैं, वो तो पता ही है आप सबको। अब दोस्तों आप है ना, मैं एक इसके अलावा एक और वीडियो दूंगा जिसमें अपन बात करेंगे किसके बारे में? एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस के बारे में, एमएस ऑफिस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, एमएस ऑफिस से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी जो आज अपन ने पढ़ा है, इसमें से आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन आज जो पढ़ा है इनमें से आपके आएंगे। तो रिसाइकिल बिल क्या होता है, ध्यान रखना, ये एक स्टोर फोल्डर है। सर स्टोर फोल्डर मतलब स्टोर फोल्डर मतलब जिसमें अपन कुछ भी रख सकते हैं। तो कंप्यूटर में सारे ऐसे ही होते हैं, वैसे फोल्डर जो होते हैं डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को टेम्परेरी स्टोर करता है। जैसे आपने एक कोई भी फाइल है और उसको डिलीट कर दिया, आपने देखा कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, या फिर आपने मान लिया कि भैया वो आपसे गलती से डिलीट हो गई है, केवल डिलीट हुई है ना। अगर जो डिलीट होती है फाइल वो कहाँ जाती है?
वो रिसाइकिल बिन में जाती है। एक गिलास की तरह मतलब बना हुआ होता है फोल्डर, वो उसमें चली जाती है। अब आपको जब भी ज़रूरत पड़े उस रिसाइकिल बिन फोल्डर को ओपन करो, ठीक है, और उसमें उस फाइल का आपको नाम तो पता ही होगा, उस नाम पर क्लिक करके रीस्टोर करके आप उसको वापस रीस्टोर कर सकते हैं, अपने जहाँ पर फाइल थी वहाँ पर वापस ले सकते हैं। लेकिन जब आपने अगर किसी फाइल को परमानेंट डिलीट कर दिया है, तो वो फाइल रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी। अगर रिसाइकिल बिन में अगर दोस्तों कोई फाइल जारी है, ठीक है, और वहाँ पर पड़ी है, और वहाँ से भी आपने रिसाइकिल बिन से भी अगर फाइल को डिलीट करी तो भी वापस रिस्टोर नहीं कर सकते। तो पहली बात यही ध्यान रखना कि अगर फाइल सीधी अगर डिलीट हो गई तो रिसाइकिल बिन में गई, वहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं। और अगला आता है किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। मैं तो कहता हूँ जैसे आपको एक पेंट एप्लीकेशन ओपन करनी, क्या करनी, पेंट एप्लीकेशन, या फिर आपको एक कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जैसे जिस पर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, MS वर्ड ही मान लीजिएगा। वर्ड ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके डेस्कटॉप पर नहीं है वो, ठीक है, डेस्कटॉप पर नहीं है, उसको ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने के लिए ध्यान रखना, स्टार्ट बटन ओपन करेंगे और वहीं पर आपको जो आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो जो है ना, ये एक ब्लैंक पेज बचा है ना, यहाँ पर मैं और टाइप करूँगा आपके लिए, और भी लिखना है, काफ़ी रह गया है। तो जल्दबाजी में कि भाई आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैं जो मेरे से हो गया वो मैं आपको दे दूं। और कल वैसे आज शाम तक या फिर कल सुबह आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अपन इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। इंटरनेट से भी अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोटे मोटे तौर पे क्या क्या पूछे जाएंगे वो अपन बात कर लेंगे। देखिए, इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क का एक जाल है, ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचना और संचार का आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक जाल है, एक विश्व में फैला एक जाल है जिससे सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपनी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं, है ना, और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, मतलब सिंपल भाषा में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो इंटरनेट है, इंटरनेट की सेवा हमें कौन देता है, सर कोई कंपनियां देती है। उस कंपनियों को क्या कहते हैं, अपन ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या कहते हैं, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। जैसे कि BSNL हो गया, ठीक है, तो BSNL है तो क्या, एक ISP है। सर कैसे, तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि आपको डेटा उपयोग करने के लिए ये अपनी सेवाएं दे रहा है, ठीक है। आपने BSNL सिम ले रखी है और अपना डाटा किस में चला रहे, BSNL में, तो एक वो BSNL आपके लिए सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, या फिर जियो हो गया। तो ये जो है आजकल ISP भी जो है मुख्य रूप से BSNL और जियो है, जो वैसे वोडाफोन, एयरटेल, जहाँ पर क्षेत्रफल, जहाँ पर मतलब लोकल में जहाँ पर जिसका नेटवर्क अच्छा है वो लोग इसका उपयोग अच्छे से करते हैं। चलिए, अब आगे आता है इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी दोस्तों जो है ना, किससे अपन करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में तो कोई बात नहीं, मोबाइल में तो आपने डाटा को ऑन किया, बस हो गया। वो क्या है, वो IC इंटरनेट की इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो मोबाइल में पहले से कंपनी दे देती है। लेकिन कंप्यूटर में आपको अलग से डिवाइस का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि डायल अप का प्रयोग। डायल अप हालांकि ये सबसे धीमी गति प्रदान करता है और आजकल ये बहुत कम उपयोग हो गया इसका। ब्रॉडबैंड, ये अच्छी गति से इंटरनेट कनेक्शन देता है, ब्रॉडबैंड। जैसे BSNL है और BSNL ने आपको ब्रॉडबैंड दे दिया, तो वो एक ब्रॉडबैंड होगा, और ब्रॉडबैंड में आपको जैसे मॉडेम वगैरह देंगे, उससे आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा। जैसे वाईफाई है, ठीक है, तो वाईफाई के लिए भी मोबाइल में ठीक है वाईफाई है, लेकिन खैर देखा जाए तो आजकल कंप्यूटर में भी वाईफाई का सॉफ्टवेयर ही आता है, पर वाईफाई के लिए आपको अलग से डिवाइस भी लेना पड़ता है कई बार। DSL, ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसे कहते हैं, ये भी एक ब्रॉडबैंड का कनेक्शन का कार्य करता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का केबल वगैरह जैसे हो गई, जैसे उपग्रह हो गए, सैटेलाइट है, मोबाइल वगैरह है, तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार है। इंटरनेट को आप कनेक्ट कर सकते हैं इन सभी के द्वारा।
इंट्रानेट, दोस्तों इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट क्या होता है? एक निजी नेटवर्क जो केवल संगठन के कर्मचारियों के लिए ही सुलभ होता है। इंटरनेट क्या होता है? मतलब एक स्थानीय रूप से, जैसे मेरा मान लो कि मैं जिस रूम से आपको क्लास दे रहा हूँ, मात्र इस रूम में या फिर मेरे आसपास जो है एक नेटवर्क जो जोड़ा गया है, जिसे हम निजी नेटवर्क कह सकते हैं, वो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए ही काम आता है। जैसे मैंने 3-4 रूम है और इसमें अगर कार्य करना हो तो इंटरनेट होता है, उसे इंटरनेट कहते हैं। लेकिन इंटरनेट वो एक पूरे विश्व का जाल है। अगला आता दोस्तों www। ये क्या होता है? ये है ना एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है जहाँ डॉक्यूमेंट एवं बाकी वेब रिसोर्स को URL द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म में वर्ल्ड वाइड वेब। हालांकि आपको काफ़ी को ये पता नहीं होगा कि URL क्या होता है। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों अभी मैं आपको पूरा समझा दूं कि www कहाँ पर प्रयोग होता है, उसके बाद URL क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं HTTPS क्या होता है और उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें बता दूं, लेकिन इतनी अगर जानकारी करेंगे तो अपना टाइम बहुत कम है, इतना समझने में भी काफ़ी समय लगेगा। तो मैं जो ऊपर लेवल से अपना है एग्ज़ाम में पूछे जाने के लायक है वो अपन बात कर लेते हैं। अब आता है वेब ब्राउज़र। दोस्तों अपने बात करी थी ना कि वेब ब्राउज़र जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, मैंने आपको बताया था वेब ब्राउज़र्स, ठीक है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंटेंट को खोजने और प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी होता है। मतलब आप मान लीजिएगा कंप्यूटर बैठे हैं, माना कि मोबाइल में ही बैठे हैं, ठीक है। तो मोबाइल में आपने गूगल क्रोम ओपन किया। क्या ओपन किया? गूगल क्रोम, ठीक है। गूगल क्रोम आपने ओपन किया। वो गूगल क्रोम क्या है? वो एक वेब ब्राउज़र है, ध्यान रखना, है ना। वो क्या है? वेब ब्राउज़र है। मान लीजिएगा आपके मोबाइल में गूगल क्रोम है, ठीक है। क्या है? वो गूगल क्रोम है। किसी और के मोबाइल में ओपेरा होगा, ठीक है। जैसे कि किसी और के मोबाइल में या कंप्यूटर में क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, या माइक्रोसॉफ्ट एज, या गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, ओपेरा। तो दोस्तों ये जो सारे हैं ना, ये सारे लोकप्रिय क्या है प्यारे दोस्तों? लोकप्रिय अपने वेब ब्राउज़र है, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक सवाल और आ जाता है कि सर सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन क्या होता है दोस्तों? देखिए, सर्च इंजन किसी भी चीज़ को मतलब खोजने के लिए आप जैसे गूगल क्रोम आपने ओपन कर लिया, मैं उदाहरणार्थ गूगल क्रोम में जाता हूँ, ठीक है। गूगल क्रोम आपने ओपन कर लिया। अब जैसे ही गूगल क्रोम ओपन किया आपने, आपके सामने एक गूगल लिखा हुआ आएगा, एक बॉक्स आएगा ऐसे खाली, ठीक है। अब आप उस पर क्लिक करेंगे बॉक्स पर और फिर आप लिखना शुरू करेंगे। तो इस बॉक्स को अपन क्या कहेंगे? सर्च इंजन कहेंगे, सर्च इंजन कहेंगे, ठीक है। अब जैसे वो गूगल बॉक्स होता है, कभी कभी बिंग भी होता है, आप उसको याहू अगर डिफ़ॉल्ट में रखते हैं याहू भी हो सकता है, लिंक्डइन है, अल्टा विस्टा है, हॉटबॉट है, लाइकोस है। दोस्तों ये 6-7 नाम है ना, ये पॉपुलर नाम है, सर्च इंजन के हैं। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपना आ जाता है HTTPS, ठीक है। तो HTTP की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS है ना, सिक्योरिटी होता है एस का पीछे। अगर HTTP लिखा जाए आपसे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका भी प्रयोग वेब के लिए किया जाता है, वेबसाइट वगैरह के लिए किया जाता है, जिसको वेबसाइट को सुरक्षित कैसे रखें या फिर सुरक्षित अपने दिखाने के लिए, सिक्योर दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेटा संचार का एक आधार है। अच्छा, अब अपना ये इंटरनेट जो महत्वपूर्ण था ये भी हो गया, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने आपको आज बताया है सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया आपको, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी है, और जैसे स्टोरेज वगैरह है, ठीक है, और प्रोसेसिंग वगैरह है। और भी मैं आपको बता दूं इंटरनेट के बारे में जो महत्वपूर्ण है वो अपने बात कर ली है। अब मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि पीढ़ियाँ कैसी है,
और कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती है, कंप्यूटर के प्रकार, वर्गीकरण कंप्यूटर का वो भी बता दिया। तो कंप्यूटर के अगर क्वेश्चन पूछे जाएँ तो यहाँ से आपके 8 से 10 क्वेश्चन ज़रूर बन जाएंगे। मैं आपको दोस्तों अभी से अब कह रहा हूँ कि अगर आपने क्लास के अंत तक जुड़े रहकर इस क्लास का आनंद लिया है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर मैंने पहले कमेंट किया होता तो काफ़ी भाई ने मतलब पहले मैंने अगर बोला होता कि भाई सबसे पहले कि भाई आप क्लास के अंत तक अगर देख रहे हैं तो कमेंट करें, तो सब कर लेते हैं। लेकिन अब वही लोग कमेंट करेंगे जो भाई बहने इस क्लास के अंत तक जुड़े रहे हैं, भाई बहने क्लास के अंत तक जुड़े रहे हैं। और जो भाई बहने अंत तक जुड़े रहे हैं वे कमेंट ज़रूर करना प्लीज़ कि आपको क्लास कैसी लगी। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट मैं 1-2 दिन में देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। अगर मेरे द्वारा YouTube पर ये क्लास आपकी नहीं आए तो वेबसाइट पर दे दूँगा। इसकी PDF जो है ना 12 घंटे बाद, जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अब, इसके 12 घंटे के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा PDF का। डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको ये PDF मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकेंगे। अगर यहाँ पर भी आपसे डाउनलोड नहीं हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। इसके 12 घंटे बाद टेलीग्राम पर मैं वो अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप ले सकेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे मतलब कंप्यूटर का मेरा जो तरीका था बताने का वो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक ज़रूर कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। अब मेरा अगला जो पार्ट आएगा वो मात्र MS ऑफिस पर आएगा। और MS ऑफिस भी तो कम नहीं है ना, उसमें भी अगर बात की जाए तो वर्ड है, पावर पॉइंट है, ठीक है, और है जो अपना एक्सेल है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 5-6 क्वेश्चन, 5 या फिर 6 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये भी अपना क्लियर करना ज़रूरी है। अगर क्लास नहीं दूँ ना तो आपको नोट्स ज़रूर मिल जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहे हैं, वापस यही बोल रहा हूँ मैं। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं। और अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी, अपने भाई बहनों को भी ज़रूर शेयर करें इस क्लास के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।